किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज मैं आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं आज सोमवार है, यानी कि आज जो कार्यक्रम है वो सजीवन फोन कार्यक्रम है। जी हाँ, आज आप आपके जो प्रश्न हैं वो हमसे सीधे फ़ोन लाकर पूछ सकते हैं। अब हमारे जो नंबर है वो आपको बता देता हूँ, 0755260049। टोल फ्री नंबर है 180023330040। इन नंबरों पे आप फ़ोन लगा सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के विषय के बारे में जानते हैं। आज का जो विषय है वो है कृषि में सामायिक कार्य, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो किसान भाई, जैसा कि आपने जाना कि कैसे हम आज जो विषय है उसके बारे में बात करने वाले हैं, सामायिक कार्य हैं, यानी कि वर्तमान में जो भी गतिविधियां हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में सर बहुत सारे गतिविधियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जो समय होता है, ऐसे समय में हमारे किसान भाई बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, काम करते हैं। मुख्य रूप से अभी कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं? नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप लोग ने गेहूं की फसल अभी कई जगह कट चुकी है और कई जगह जहां लेट बोई थी वहां पे फसल अभी कट रही है जी। तो ऐसे में किसान भाई को क्या करना है, सबसे पहले तो आप अगर मान लो गेहूं की फसल आपकी कट चुकी है तो उसको आप उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको अच्छी तरह से उसको सुखा लें और थ्रेशिंग करने के पहले उसका मॉइस्चर देख लें कि अगर मान लो आपने गेहूं काटी है या आपका चना कट चुका, चना अभी वैसे 15-20 दिन पहले कट चुका होगा, गेहूं आपने काटी है तो उसको मॉइस्चर अगर मान लो अच्छी तरह से सूखा हुआ गेहूं है तो तभी आप उसकी थ्रेशिंग करें। उससे आपके जो थ्रेशिंग में जो दाने हैं वो अच्छे निकलेंगे और साफ निकलेंगे जी। और दूसरा मैं एक चीज़ और किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपने इसकी थ्रेशिंग कर ली है तो उसमें एक बार आपको भंडार गृह में या आपका जो भी जिसमें आप भंडार करते हैं आपके घर के लिए, या अगर मान लो इसको आप रोकना चाह रहे हैं कुछ समय के लिए मंडी में, जैसे अभी भाव जैसे गेहूं आ जाता है तो ऐसे समय में भाव कम मिलते हैं, तो वो भंडार गृह में अगर मान लो आपको ये रखना है, आपका गेहूँ रखना है, चना रखना है, तो उसमें जो उसमें नमी का प्रतिशत है वो किसान भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि नमी उसमें उतनी ही रहे जितनी उसमें प्रस्तावित है। चने में, गेहूं में 80% के आसपास हम देखेंगे उसमें नमी का परसेंटेज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर अच्छा सूखा हुआ गेहूं का भंडार करेंगे, और भंडारण करने के पहले आप उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर जिस भी कमरे में आप भंडारण कर रहे हो या वेयर हाउस में, कई बार मैंने देखा है कि कई किसान जो बड़े किसान हैं उनके वेयर हाउस हैं, तो उनको वेयर हाउस में भंडारण करने के समय अगर मान लो आपका वेयर हाउस में पहले गेहूं रखा है या कोई भी आपके धान या कोई भी इसमें रखी हुई थी फसल उसमें जी, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसको अच्छी तरह से मैलाथियन से उसको ट्रीटमेंट कर लें। उसको अगर मान लो उसको किसान भाई बोरों का उपयोग कर रहे हैं जो पुराने पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो आप उसको भी अच्छे तरह से उसको मैलाथियन से ट्रीट कर लें, उसके बाद ही उसको भंडारित करें। बिल्कुल। तो ये अनाज भंडारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जैसे कि हम खेत में देखते हैं हमारे जो हार्वेस्टर से कटाई होती है तो कई बार ऐसा होता है कि नम जो हमारे जो गेहूं है या फसल है वो आ जाती है। तो ऐसे में भंडारण के लिए जो एक माहौल होता है बनाने के लिए, क्योंकि जो भंडारण गृह जो होता है वो कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें हमें कुछ करना चाहिए वैसा? नहीं, स्पेसिफाई ऐसा कुछ भंडार गृह होते हैं, अगर हम लॉजिस्टिक वाली बात करें जो कमर्शियली होते हैं तो वो इनका स्पेसिफिकेशन साइज रहता है। बिल्कुल। घर की हम बात करें तो घर में भी अगर मान लो आपके जो बीन हम यूज़ कर रहे हैं वो बीन को भी अच्छे तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि ये जो इसके कीड़ों के जो अंडे रहते हैं, अगर मान लो आप कुछ अच्छे से उसको साफ़ नहीं किया, उसको आपने ट्रीटेड नहीं किया, तो वो आपको जैसे 1 महीने बाद आप रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर हल्का सा भी रहा तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल। कई किसान भाई बीज भी बना के रखते हैं, तो बीज अगले साल उपयोग होना है तो वो चीज़ ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बता दूँ, जैसे किसान भाई अगर मान लो कई बार हमने देखा अभी जैसे मौसम चल रहा है तो गेहूं हार्वेस्टर से लोग काट लेते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे अभी भी देखा होगा तो कई जगह ये प्रचलन बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, फिर इस साल फिर से वैसा बढ़ने लगा कि लोग खेतों में आग लगा देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नंद किशोर जी हैं बाराबंकी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंद स्वरूप मिश्रा जी,
हाँ नमस्कार सर, मैं नंद शुरू मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश जी, से। मैं स्वागत। जानना ये चाहता हूँ, जो हम गेहूँ की कटाई करते हैं तो जी। गेहूँ का पौधा हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो ऊपर वाला पौधा हमारा होता है बाली का, उसको तो हम काट करके अनाज में निकालते हैं। इसकी जो नराई होती है जिसे डंठल कहते हैं, तो उसको हम भूसा बना लेते हैं, जानवरों के खाने में उपयोग करते हैं। जो नीचे का अवशेष रह जाते हैं तो उसको जो हमें खेत में सड़ाना चाहिए, गलाना चाहिए, उसमें हम आग लगा देते हैं। तो उसको हम किस तरह से सड़ाए गलाए। तो दूसरी चीज जो भंडारण में बनते हैं तो हम स्थान ऊंचा चुनते हैं, इसलिए कि अगर बरसात का पानी आ जाए तो हमारे भंडारण में न जाने पाए, मूंछ जो है बाहर से उछल करके अंदर न जाने पाए। इसके अलावा हमें कौन से एहतियात बरतने चाहिए उसमें? खेत में आप बात कर रहे हैं ना, जो दो आपने प्रश्न है नरवाई- उनके, जी। हाँ, एक तो है नरवाई प्रबंधन का, जी जो महत्वपूर्ण हम बात करने हाँ, वाले थे। नरवाई प्रबंधन का मैं आपको स्पष्ट बता दूं। देखिए जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद में जो सेंटर है, वहाँ से निकाला हुआ वेस्ट डिकम्पोज़र आता है, और ये कई सरकारी संस्थाएं बना रही हैं। जैसे इफ़को बना रही है, इफ़को का बायोडाइजेस्टर के नाम से आता है। जबलपुर यूनिवर्सिटी बना रही है बायोडाइजेस्टर के नाम से, वेस्ट डिकम्पोज़र के नाम से। और जो टेक्नोलॉजी है ये इनकी है गाज़ियाबाद की। अगर मान लो आपका खेत हार्वेस्टर से कटा है तो आप उसको भूसा बनाने के लिए, जो भूसा बनाने वाली मशीन, उसको चला दीजिए, आपका भूसा बन जाएगा। और जो बचा हुआ अवशेष है उसके लिए आप वेस्ट डिकम्पोज़र 1 एकड़ में 1 डब्बी को उसको आप 200 लीटर पानी में उसको पहले उसको अच्छे से बना लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, और उसको कम से कम 2 से 3 दिन उसको बनने दें। जब उसकी फंगस पूरी से तरह से तैयार हो जाएगी तो 2 से 3 दिन बाद थोड़ी सी उसमें स्मेल आने लगेगी। जब ये आप उसको सूंघ के देखिए, मतलब ये समझ जाइए कि वो आपका वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल पूरी तरह से तैयार है जी। तो उसको आप अगर मान लो हाथ वाले पंप से अगर आप छिड़क सकते हैं तो उसको शाम के समय, खासकर शाम के समय या सुबह के समय आप उसको पूरे खेत पे जो अवशेष है उसके ऊपर डाल दीजिए। अगर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। वो इतना अच्छी तरह से आपके 60 से 70 दिन के अंदर आपके जो अवशेष बचे हुए हैं उसको सड़ा देगा। अगर आप खेत में दूसरी फसल ले भी रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उससे कि आपकी वेस्ट डिकम्पोज़र डाला है या बायोडाइजेस्टर डाला है तो उससे कोई आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। वो खड़ी फसल पे भी डाल सकते हैं, और आपका खाली खेत है तभी भी डाल सकते हैं। उससे हमारी जो लगी हुई फसल को उसको कोई नुकसान नहीं होता है। जो अवशेष जो सड़ा हुआ है या जो मृत पार्ट है, भूसा है या अवशेष है, उसी के ऊपर वो काम करता है और उसको अच्छे से गला देगा। और इसके माध्यम से आपके जो भूमि में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी और जो हमारे आने वाली फसल में उत्पादन अच्छा मिल पाएगा। बिल्कुल, उत्पादन अच्छा मिल जाएगा। एक यहाँ पर प्रश्न सर मुझे याद आया, जी। जैसे आपने कहा कि हम ये जो कंपोस्ट है वो डालने वाले हैं, छिड़काव करने वाले हैं, तो क्या छिड़काव करने के बाद जो नरवाई रहती है, क्या उसे, जैसे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो गर्मियों में जुताई करते हैं, तो क्या वो कर देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए उसी अवस्था में? नहीं, नरवाई तो आपकी जैसे रखी है उसी के ऊपर अपन को डालना है। और उसके बाद में फिर हमने जुताई कर उसके सकते बाद हैं? आप जुताई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जुताई कर देंगे तो वो वेस्ट डिकम्पोज़र एक बार उसमें आपके अवशेष पे गिर गया तो वो अपना काम चालू कर देगा। 70 से 80 दिन में वो आपके अवशेष को खाद में परिवर्तित कर देगा, मतलब अगली फसल के लिए भी रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है सर जलाने का। इस पे सभी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं और आप भी लोग भी बहुत संदेश देते हैं, तो इसमें नुकसान क्या है सर? इसमें कृषि विभाग मना करता है, यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट लोग मना करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो फसल के लिए जो लाभदायक कीट होते हैं, वो हमारे मिट्टी से मर जाते हैं। और मिट्टी से मरेंगे तो हमारे जो जैव पदार्थ है, कार्बन जो मटेरियल है, हमारे भूमि से कम हो जाएगा और हमारे उत्पादन पे असर पड़ेगा। और आप यूरिया डाल के उसको पूर्ति कर लेंगे, लेकिन आपकी ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। आप न्यूट्रिशन डाल के ऊपर से यूरिया या DAP डाल के उसको थोड़ा प्रोडक्शन ले तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो ज़मीन है धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। आपको ये प्रैक्टिसेस जो है, ये सभी डिपार्टमेंट बोल रहा है, यूनिवर्सिटी बोल रही है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि इस जो आपकी प्रैक्टिसेस है या जलाने वाली प्रक्रिया, इसको कतई नहीं अपनाना है। इससे पॉल्यूशन भी आपका बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो वो इसके कारण जो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो तापमान में वृद्धि अप्रैल में हमने देखा है कि अप्रैल में इतना टेम्परेचर नहीं होता था और अप्रैल में इतना
तापमान बढ़ने लगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और हमारी मिट्टी को तो पहुंचाती है। तो मिट्टी अगर हमारी जैसे कहेंगे अगर अस्वस्थ रहेगी तो हम फसल स्वस्थ कैसे ले पाएंगे। तो ये विचार योग्य बात है और वर्तमान में हमारे किसान भाइयों से अपील है कि खेत जो इस अवस्था में है उसको नरवाई को वैसे ही डिकम्पोज कर दें और आग ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक है। अगला प्रश्न सर बनता है यहाँ पर, क्योंकि अब हम आगे बढ़ चुके हैं और जायद की फसलों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं जो गर्मियों में भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो ये इस तरीके से जायद की फसलों पे जो किसान भाई काम करते हैं उन पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं कृषि में सामायिक कार्य के बारे में और हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन से। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जायद की फसलों के बारे में, किस तरीके से हम जायद की फसलों को लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो गर्मियों में काम करते हैं, गर्मियों में फसल लेते हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जिन्हें लगाएं वो? देखिए, पहले तो किसान भाइयों को देखना होगा उनके पास पानी की व्यवस्था कितनी है। अगर जिन किसान भाइयों के पास अगर पानी की व्यवस्था भरपूर है, गर्मी में कम से कम 3 से 4 पानी अगर मान लो दे सकते हैं जी, तो मूंग की फसल 60 से 65 दिन में आ जाती है। बिल्कुल। और कई जगह मूंग लग चुकी है और 10 से 15 दिन की, अप्रैल के अगर मान लो फर्स्ट वीक में अगर मान लो कि किसान भाइयों ने हमारे लगा दी थी तो वो 10 से 15 दिन की हो गई है। 15 अप्रैल तक सही समय है। 15 अप्रैल तक अगर मान लो मूंग आपने बो दी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 60 दिन की मूंग है। तो उधर अपने यहाँ जो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 15 जून से मानसून आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सही समय है। अगर मान लो अभी तक आप बो चुके हैं, एक आध दिन और 18 तक 20 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा वो, इसके बाद मूंग नहीं बोएं, है ना, क्योंकि क्या है उधर बारिश आ जाती है। बारिश में अगर मान लो आपकी फसल कटने के समय पानी गिर जाता है तो आपकी मूंग फसल खराब हो जाती है। तो समय का बहुत ध्यान रखें और वैरायटियों का चयन है जो हमारे मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बोलें तो 2-3 वैरायटी है, सम्राट है, विराट है और PDM 139 जिसे हम बोलते हैं। तो इन वैरायटियाँ हमारे यहाँ परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हमारे यहाँ मूंग का रकबा काफ़ी बड़ा है पिछले 2 से 3 साल में, और किसान भाई मूंग के लिए काफ़ी प्रेरित हुए हैं और इससे हमारा दलहन का जो उत्पादन है काफ़ी एरिया में हमारा बढ़ा है। बिल्कुल। तो वैरायटियों का हमने चयन कर लिया। वैरायटी हमारी जो अनुशंसित वैरायटी है मध्य प्रदेश के लिए वही बोएं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन। बिल्कुल, क्योंकि जब वैरायटी चयन होते हैं तो अभी जैसे पहले आपने कहा कि पहले कुछ किसान भाई बो चुके हैं और फसल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो ऐसे में अब आ जाती रोग और कीटों की बात है, तो वो कैसे करना चाहिए? अभी हम अर्ली स्टेज में बात करें तो इसमें सकिंग इंसेक्ट यानी माहू मच्छर का प्रकोप, सफ़ेद मच्छर माहू का प्रकोप सबसे ज़्यादा जब अर्ली स्टेज में छोटी फसल रहती है इसमें सबसे ज़्यादा होता है जी। तो 2-3 तरीके हैं। पहले मैं आपको जैविक तरीके बता दूंगा, उसके बाद हम केमिकल से कंट्रोल करने। पहले कोशिश करें अगर मान लो जैविक तरीके से इसको हम कंट्रोल कर लें, नीम ऑयल जो होता है 1500 ppm का 3000 ppm का आता है, तो वो हम उसको उपयोग करके प्रिवेंशनली अगर मान लो हम 2 से 3 स्प्रे नीम ऑयल का कर देते हैं तो इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
अगर हम नहीं कर पाए हैं और उसमें कीड़े दिख रहे हैं, माहो मच्छर इस स्टेज में दिख रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन में आता है या वर्टिसिलियम लेसिनी आता है, एक इंसेक्टिसाइड आता है जैविक तरीके से, जिससे हम नियंत्रण करने की बात करेंगे। तो उसकी 5 से 10 ml मात्रा हम पानी में मिला के, चूँकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम जब भी ये दवाइयाँ, जैविक दवाइयाँ उपयोग करें तो सुबह के समय या 8 बजे से पहले कर लें, या शाम को 5:30-6 बजे के बाद स्प्रे करें, क्योंकि ये जैव आधारित दवाएं हैं, इसमें फंगस बेस्ड दवाएं हैं, तो इसका जो काम है वो टेम्परेचर अधिक होने पे कम हो जाता है। तो ये चीज़ का किसान भाई ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। और केमिकल की हम बात करेंगे, अगर मान लो किसान भाई ये नहीं कर पा रहे हैं या दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको केमिकल पे भी जा सकते हैं। एमिडाक्लोरोपेट 17.8 जो SL दवा है, उसको 4 ml से 5 ml 15 लीटर के पानी में मिला के इसके स्प्रे कर दें। और अभी कुछ 2-3 दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट स्प्रे हो जाती हैं, थायोमिथॉक्सोन है, एमिडाक्लोरोपेड है, और कुछ नए टेक्निकल भी आ गए हैं, वो मैं नाम किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो 2 से 3 स्प्रे दवाइयों के मूंग में लगते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो हमारे प्रकृति की बात करें तो कीड़ों को कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए उनको भी जगह चाहिए, तो वो नरम पत्तियां जो मिलती हैं उन्हें खाते हैं और अपने जीवन का चक्र पूरा करते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, जैसे जो किसान भाइयों के पास पानी नहीं है, तो उनके लिए है कि अगर मान लो गहरी जुताई कर दें, 3 साल में एक बार अनुशंसा की जाती है कि आपने अगर मान लो 3 साल में एक बार गहरी जुताई करी नहीं है, तो इसकी एक बार कम से कम कर दें। 3 साल में एक बार तो करना चाहिए। तो उससे क्या है, आपके जो हर साल की जो बीमारियां हैं या कीड़े का जो प्रकोप, जो साइकिल चल रहा है, उसको हम तोड़ पाते हैं। 3 साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। और जो खेत का चयन है वो फसलें बदल लें। हर सीज़न में, जैसे हमने चना लगाया इस साल, तो अगले साल उस खेत में गेहूं लगा दें, अगर पानी की व्यवस्था है। अगर जिस खेत में हमने गेहूं लगाया तो उसमें चना लगे। फसलों का निरंतर इसमें बदलाव करते हैं। फसल चक्र को हमें अपनाना चाहिए। सर, फसल चक्र से एक चीज़ और है, जैसे अभी मूंग के साथ साथ प्याज भी लगा रहे हैं हमारे किसान भाई। प्याज भी एक फसल है। प्याज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? प्याज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्याज के समय, ये अभी समय है कि अभी कई जगह प्याज हम निकल चुकी है और कई जगह प्याज निकल चुकी है, और हम देख रहे हैं कि कई जगह भी प्याज लगी हुई है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इस समय जैसे मैं बताया, इसमें सकिंग इंसेक्ट आता है, थ्रिप्स आता है प्याज के ऊपर, तो उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और थ्रिप्स का कंट्रोल हम अगर मान लो ऑर्गेनिक दवा से कर लें, या हमारे केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, जो भी प्रिस्क्राइब जो दवा है, उसको हम अनुशंसित मात्रा में इसका उपयोग कर लें। और डिसीज़ बीमारियां बहुत कम आती है। हमने देखा पाउडरी मिल्ड्यू या थोड़ी बहुत एक आध बीमारी आती है, तो उसको देखते निगरानी करते रहें, क्योंकि ये समय ऐसा है, इस समय कीड़ों का प्रकोप भी होता है और बीमारियां भी इस समय पे अधिक आती हैं। बिल्कुल। तो मतलब गर्मियों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अगर हम लोग लगाते हैं, जैसे मूंग हो गया, प्याज हो गया, तो हम हमारी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी, जैसे आप उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, निदाई गुड़ाई आप कर रहे हैं, तो समय से कर ले। अगर मान लो आपने खरपतवार नाशक, उसमें ऑक्सीफ्लोरोफिन, उसमें वीडीसाइड डलता है, अगर आपने अभी लगाई है तो 20 से 21 दिन के बाद उसमें वीडीसाइड का स्प्रे कर दें समय से। और इंसेक्टिसाइड, और मैंने वीडीसाइड का बता दिया, इंसेक्टिसाइड का बता दिया। तो ये आपके जो 2-3 महीने में आपकी मई, अभी आपने जैसे लेट लगाई है, जनवरी वाली लगाई है, तो ये मई तक आपको प्याज आपके निकल जाएगी। और उसको भंडारण के समय आप ध्यान रखिए, उसको अच्छे से सुखा लें, और जो जालीदार बोरियां होती हैं उसको रख सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। एक और चीज़ है सर यहाँ पर, प्याज और मूंग के अलावा जैसे सब्जियां हैं जी, क्योंकि ये भी प्रमुख मौसम होता है सब्जियों के लिए, तो प्रमुखता से देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं। तो सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे लगाएं, किसान भाई क्या करें? देखिए, वही बात आ जाती है, जैसे मैंने बताया, पानी की व्यवस्था। अगर मान लो पानी की व्यवस्था किसान भाइयों के पास है, तो वो सब्जियों पे गर्मी में एक ऑप्शन उनके पास अच्छा है। भिंडी का सीज़न है, जैसे अभी अर्ली में अभी भिंडी आप लगा सकते हैं। और आप जितनी भी बेल वाली फसलें होती हैं, गिलकी, लौकी, कद्दू, करेला, ये और
जैसे अभी तरबूज खरबूज का सीज़न आप देख ही रहे होंगे मार्केट में, बिल्कुल, ये लग मार्केट गया में था आ रहा है। जनवरी में, तो जनवरी वाला जो है अभी आ रहा है, और एक अभी लगता है मार्च अप्रैल में लगता है, तो ये आपका मई जून तक चलता है। जी तो अगर सब्जियों पे जाना चाह रहे हैं किसान भाई, पानी की व्यवस्था आपको देखनी है। अगर मान लो पानी अच्छा है तो सब्जियों में ये बेल वाली फसलें हैं, ये इसका आप चयन कर सकते हैं। इसकी आप नर्सरी बना लें, पैकेट्स आप बना लें, पैकेट में इसको पहले तैयार कर लें जी जगह पे, उसके बाद दोबारा इसको ट्रांसप्लांट कर दें, और बराबर आप इसका निगरानी करते रहें, ध्यान देते रहें। कीड़ों का प्रकोप, चूँकि गर्मी का टाइम है तो कीड़ों का प्रकोप, सकिंग इंसेक्ट का इस समय आता ही है, तो और बीमारियों भी इस समय सब्जी में आती हैं, तो उन चीज़ों की सतत निगरानी करते रहें। अगर मान लो आप सतत निगरानी करते रहेंगे और जो रिकमेंडेशन जिस फसल के लिए, जिस सब्जी के लिए दी हुई है, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसानों को, वैरायटियों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। सब्जियों की बात करें या चाहे मूंग की बात करें, अभी कुछ भिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, बेटी में जो राधिका सेगमेंट की हम बात करेंगे, कुछ ये वैरायटी है जो येलो वेन मेजक बीमारी लगती है, उससे पूरा खेत खराब हो जाता है, गहरी बीमारी है, खेत खराब हो जाता है। मूंग में भी ये देखेंगे आपकी, मूंग में बीमारी वेन मेजक आती है, ये वायरस बीमारी कहलाती है, और उससे पूरी की पूरी खेत की जो फसल है वो पूरी खराब हो जाती है। उसका जो मेन कारण है किसान भाई कभी समझ नहीं पाते हैं, तो उसका जो मेन कारण है ये जो आपके सफ़ेद मच्छर होते हैं, जिसमें वाइट फ्लाई बोलते हैं, इसके कारण, इसके द्वारा ये फैलाया जाता है। बिल्कुल आपके भिंडी हो गई और आपके जितनी भी बेल वाली फसलें, इसमें भी इनमें हाँ लग जाता है, इनमें और पत्ते आप देखेंगे कि मुड़ जाएंगे। मिर्ची की भी हम बात करें, अगर मान लो मिर्ची है, हम अर्ली लेना चाहते हैं, तो मिर्ची में भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, लीफ कर्ल आता है, लीफ कर्ल वायरस जो होता है वो डिजीज से पूरा का पूरा खेत खराब हो जाता है। बिल्कुल, तो हम वैरायटी का चयन ऐसा करें जो रेजिस्टेंस वैरायटी हो। मिर्ची की जो रेजिस्टेंस वैरायटी है लीफ कर्ल के लिए, वो वाली वैरायटी यूज करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होना चाहिए, इस ऐसी वैरायटी का चयन करें। और दूसरा, हम अगर मान लो फसल हमने लगा दी है तो उसमें हम सतत निगरानी करते रहें, क्योंकि सब्जियों की फसल ऐसी होती है उसकी बहुत देख रेख की जरूरत रहती है। पानी कितने समय में देना है, अंतराल में देने। अगर मान लो आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो वो तो फिर हाँ वो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, पानी भी आपको बचता है, और उससे आप फर्टिगेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप ड्रिप में आप वेंचुरी लगा के आपका उसको फर्टिगेशन कर सकते हैं, तो उसमें मेहनत भी बचती है, स्प्रे भी बचते हैं, और जो हमारे फसल को जितनी मात्रा चाहिए और उस हिसाब से खाद वगैरह मिलता रहता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, कृषि सामायिक कार्य की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे अभी खेत खाली होते हैं तो फसल लगाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब खेत खाली होते हैं तो इस समय पे हमें जो मिट्टी का परीक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो मिट्टी परीक्षण हमारे किसान भाई कैसे करें? वैसे किसान भाइयों को पता है कैसे करना है, फिर भी हम इस पर चर्चा करें तो किस तरीके से हमें करना चाहिए? देखिए, मिट्टी परीक्षण का एक साइंटिफिक तरीका होता है जी। किसान भाई जैसे खेत खाली, ये मिट्टी परीक्षण करने का ये उचित समय है। बिल्कुल, जैसे फसल कट गई है, आप मई जून तक आप जब तक खेत खाली है उसमें 1 एकड़ में 5 से 6 जगह आप उसको वी आकार के उसको गड्ढे बनाने, किसान भाई भी ये कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे वी आकार के आपको गड्ढे बनाने हैं जी, और 6 इंच की उसकी गहराई होनी चाहिए, और उसकी इतनी करीब आधी इंच की परत, जब इसके अंदर की मिट्टी पहले बाहर निकाल लें, उसके बाद आधे इंच की परत, जैसे वी गड्ढा हो जाएगा उसके बाद आपको आधे इंच की परत उसको निकाल लें, ऐसे वी आकार में जी जी। जो वो आपकी मिट्टी निकलेगी, एक गड्ढे से आपको निकालनी करीब आधा किलो मिट्टी निकालनी है। और आपको मिट्टी के परीक्षण के लिए जो जगह का चयन करना है वो ऐसी जगह नहीं करना है। कहाँ से नहीं करना मैं आपको बता दूं, जहाँ आपके खेत में पानी भरा था वहाँ पे आपको नहीं करना है। जहाँ पेड़ के नीचे अगर मान लो छाया पेड़ लगा हुआ छाया, वहाँ से आपको सैंपल कलेक्शन नहीं करना है। ऐसे 1 एकड़ से आप करीब 5 से 6 जगह से आधी किलो मिट्टी ले लें और उस मिट्टी को मिला लें अच्छे से, और समतल स्थान पर रख दें, और करने के बाद एक स्क्वायर जैसा बना लें आप, और उसमें से इसके 4 टुकड़े कर दें, ऐसे करके 4 टुकड़े में से आपने अगर मान लो 6 जगह से मिट्टी लिया, आधा किलो 3 किलो हो गई, तो 3 किलो में से 2 भाग आप हटा दें तो आपकी बचेगी 1.5 किलो मिट्टी बचेगी। फिर उसको मिला लें, उसके बाद फिर फैला दें, फिर उसको स्क्वायर बना लें, और उसके बाद फिर उसको ऐसा क्रॉस करके 2 भाग हटा दें। ऐसे ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहे जब तक आपकी आधा किलो मिट्टी ना बचे। आधा किलो मिट्टी जब तक हमारे पास होना चाहिए, आधा किलो मिट्टी आपकी हो जाए, उसमें आप एक पर्ची डाल दें, किसान का नाम,
खेत का नाम और उसकी पहचान, खेत की पहचान, और जो भी निकटस्थ जो सॉइल टेस्टिंग लैब है जहाँ पे इसका परीक्षण किया जा सकता है वहाँ पे इसको दे दे। तो उसका जो एक्यूरेसी है या जो आपकी मिट्टी में जो चीज़ की कमी की जो तत्व की कमी है वो तत्व आप अनुशंसित मात्रा में उतनी मात्रा में ही आपको फिर देना होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ ये हो जाती है कि जैसे हमारे ओवर जो खाद डल रहे हैं, ज़्यादा खाद डल रहे हैं वो बच जाते हैं, ज़्यादा हमारी व्यय हो रहा है वो बच जाता है। देखिए आप अगर मान लो यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं खेत में तो आपके फसल को नुकसान है, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा और आप में कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होगा। अगर फास्फोरस आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो फास्फोरस भी खेत में पड़ा रहेगा और फिक्स हो जाएगा, वो उपयोग के लिए नहीं आएगा। यूरिया भी आप ज़्यादा डाल रहे हैं, जितना यूज पौधा लेगा और वो बाकी यूरिया आपका जो नाइट्रोजन है वो लीच हो जाएगा। तो सब अनुचित मात्रा होना चाहिए मात्रा में आपके सॉइल टेस्टिंग से जो आपकी जो मात्रा है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, अब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के निकालने के भी ऐसे तकनीकें आ गई हैं जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जो मोलिब्डेनम, जिंक, फेरस, ये सब चीज़ें बता देती हैं आपके खेत में कितनी है। उसके हिसाब से आप फर्टिलाइज़र भी उसी तरह के आ गए हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग आ गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश अलग आ गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के जो फर्टिलाइज़र अलग आ गए हैं। तो उतनी ही मात्रा आप उतनी ही ग्रेड की हम डालेंगे तो कम से कम हमें हमारे किसान की जो इकोनॉमिक्स है या लागत की बात कर रहे हैं वो हम किसी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। एक चीज़ आपने कही यहाँ पर कि दो तरीके से हमें वो नहीं करना है, एक तो जहाँ पानी भरता है वहाँ से मिट्टी नहीं लेना है और दूसरा छाँव में नहीं लेना। अगर खेत में आग लग जाए ऐसी उस जगह का नहीं लेना है आपको, उस जगह का भी लेना है आपको, उस जगह का नहीं लेना है क्योंकि उसमें आपके जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, सॉइल पीएच का अंतर पड़ जाएगा। आपको जो टेस्ट में आएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉइल पीएच और जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो आपके इसमें अंतर आ जाएगा। मतलब वो जगह भी हमें अवॉइड करना है, वहाँ से नहीं लेना है, वहाँ से आपको लेना ही नहीं, जले हुए खेत पे से तो आप कतई नहीं लेना है। चलिए 3 तरीकों से हमें बचाव करना है, फिर मिट्टी परीक्षण हमें सर ने बताया वैसे हमें करना है। सर अंतिम में हम पूछेंगे एक चीज़ क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है, जो हमारा खेत प्रबंधन है, मिट्टी प्रबंधन है, जो मृदा अपर्दन के लिए हमें अभी जो कार्य करना है वो कैसे करना है, क्योंकि बरसात आने वाली है, कुछ दिन बाद आने वाली, लेकिन हमारे किसान भाइयों को अभी से ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उनकी मिट्टी जो है वो बहे ना और जो व्यर्थ में जो मिट्टी बह जाती है वो ना हो। देखिए ये रबी के सीजन के बाद अगर मान लो आप खेत आपका खाली है तो आपको मेड़बंधान ये सब उपाय आपको करने, जैसे आपके खेत समतल नहीं है तो उसको समतलीकरण करा सकते हैं। अगर ऐसी जगह है आपके खेत में जहाँ नाला बना हुआ है जहाँ से पानी बह के निकलता है तो ऐसे जगहों पे आप चेक डैम बना दीजिए, पत्थरों का, जालियों का एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। उससे आपके जो खेत के पानी से जो बह के जो कटाव होता है और उसके नुकसान से आप काफ़ी बच सकेंगे। और खेत में मेड़बंदी रहेगी तो देखिए सबसे प्रमुख कारण है, हम ये ऐसा मानते हैं कि जो मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहती है और अगर मान लो वो ही बह के निकल जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, शक्ति है हमारी वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, मेड़बंधान करते रहें, मेड़बंधान करें जहाँ से पानी बहता है और इसका सही समय पे इसका प्रबंधन करें। चलिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और किसान भाइयों समय जो है वो बहुत कम है और विषय जो है वो बहुत बड़ा है। फिलहाल रुकते हैं बस यहीं तक ही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान भाइयों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।